आज देखेंगे हम जीन रेगुलेशन में लैक ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन ई कोलाई और दूसरे बैक्टीरिया में पाया जाने वाला एक लैक्टोस ओपेरॉन है जो कि लैक्टोज के ट्रांसपोर्टेशन और मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसमें एक प्रोमोटर जीन, एक ऑपरेटर जीन, एक रेगुलेटर और 3 स्ट्रक्चरल जीन पाए जाते हैं जो लैक्टोज के डाइजेशन के लिए 3 डिफरेंट टाइप के एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। ये लैक्टोज को या एंजाइम लैक्टोज को डिग्रेड करके ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में चेंज करते हैं, जिसे आगे मेटाबोलाइज करके बैक्टीरिया अपने एनर्जी सोर्स के फॉर्म में लेता है। हालांकि जो बैक्टीरिया होते हैं ये फूड ऑप्शन के फॉर्म में लैक्टोज की अपेक्षा ग्लूकोज को प्रेफर करते हैं, क्योंकि ग्लूकोज लैक्टोज और दूसरे डाइसैकेराइड की अपेक्षा सिंपलर फॉर्म है, जिससे ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करना बैक्टीरिया के लिए इजियर होता है और ये कम एनर्जी खर्च करने वाला होता है। इसलिए यदि मीडियम में लैक्टोज और ग्लूकोज दोनों ही होते हैं तो बैक्टीरिया लैक ओपेरॉन को एक्टिवली स्विच ऑन होने नहीं देता है। पर यदि मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तो इस कंडीशन में जो बैक्टीरिया होते हैं ये लैक रिप्रेशर के द्वारा ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। यदि मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट होता है तो ऐसी स्थिति में बैक्टीरिया लैक ओपेरॉन के एंजाइम की बेवजह सिंथेसिस को रोकने के लिए लैक ओपेरॉन को ऑफ कंडीशन में रखता है और इसके लिए लैक रिप्रेशर ओपेरॉन के ऑपरेटर रीजन से बाइंड होकर ट्रांसक्रिप्शन को लगभग ब्लॉक सा या फिर बिल्कुल स्लो कर देता है। इस प्रकार लैक ओपेरॉन सिस्टम को नेगेटिवली कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि लैक रिप्रेशर की वजह से यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन ब्लॉक या फिर बहुत ही धीमा कर दिया गया है। इसके अलावा इसे इंड्यूसिबल सिस्टम भी कहा जाता है, क्योंकि यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट होता है, मीन्स लैक्टोज के मीडियम में आते ही बैक्टीरिया लैक ओपेरॉन को स्विच ऑन करके एंजाइम की सिंथेसिस शुरू कर देता है। इसलिए चूंकि लैक्टोज से इंड्यूस होकर के बैक्टीरिया में एंजाइम सिंथेसिस शुरू हो गई है, इसलिए इस सिस्टम को इंड्यूसिबल सिस्टम भी कहते हैं। और इस सिस्टम का जो पॉजिटिव रेगुलेशन है ये कैप प्रोटीन के द्वारा किया जाता है। देखते हैं हम लैक ओपेरॉन के कंपोनेंट्स। तो लैक ओपेरॉन को हम 2 रीजन में बांट सकते हैं। पहला है रेगुलेटरी रीजन और दूसरा है स्ट्रक्चरल जीन रीजन। ये देख सकते हैं, ये है रेगुलेटरी रीजन और ये है स्ट्रक्चरल जीन। रेगुलेटरी रीजन को अगेन हम कुछ भागों में बांट सकते हैं। पहला है रेगुलेटर जीन, ये देखिए यहाँ ये है रेगुलेटर जीन, जिसे लैक आई भी कहा जाता है। ये है रेगुलेटर सीक्वेंस, जिसमें प्रोमोटर, ये प्रोमोटर सीक्वेंस, देन ये है ऑपरेटर सीक्वेंस और ये है सीजीए साइट, जिसे रेगुलेटर सीक्वेंस कहा जाता है। रेगुलेटरी रीजन स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसके लिए उसे रेगुलेटरी सिग्नल देता है। लैक ओपेरॉन में रेगुलेटर जीन लैक आई या फिर लैक इनहिबिटर जीन कहलाता है। ये लैक प्रोमोटर के ठीक आगे अपस्ट्रीम में पाए जाते हैं। इन्हें इनहिबिटर जीन इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इनके बने हुए जो प्रोडक्ट होते हैं ये ऑपरेटर जीन से बाइंड होकर के ट्रांसक्रिप्शन रोक देते हैं। देखते हैं हम इसके बारे में। लैक आई जीन जो है ये एक प्रकार का स्ट्रक्चरल जीन के समान ही होता है, पर चूंकि ये स्ट्रक्चरल जीन के ट्रांसक्रिप्शन का रेगुलेशन कर रहा है, इसलिए इसे रेगुलेटरी जीन कहा जाता है। इस जीन का खुद का अपना प्रोमोटर और टर्मिनेटर साइट होता है। ये ट्रांसक्रिप्शन द्वारा एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं
ये mRNA मोनोसिस्टोनिक टाइप के होते हैं। ये एक मोनोमर का फॉर्मेशन करते हैं। ये मोनोमर प्रोटीन के 4 यूनिट आपस में मिलकर टेट्रामर यूनिट का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे लैक रिप्रेशर कहा जाता है। लैक रिप्रेशर में 2 साइट्स होते हैं। एक है इंड्यूसर की बाइंडिंग के लिए साइट, जो आप देख सकते हैं 1 2 3 4, ये चारों साइट्स जो हैं ये इंड्यूसर की बाइंडिंग के लिए हैं। और दूसरा साइट होता है इनमें ऑपरेटर से बाइंडिंग के लिए, जिसके द्वारा ये ऑपरेटर से बाइंड हो सकता है। लैक ओपेरॉन में रेगुलेटर सीक्वेंसेस की पोजीशन देखने के बाद इसकी फंक्शन देख लेते हैं। ये है प्रोमोटर। लैक प्रोमोटर आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करता है, जिससे अब ट्रांसक्रिप्शन की शुरुआत होगी। लेकिन जो लैक प्रोमोटर होता है ये वीक प्रोमोटर होता है, जो कि आरएनए पॉलीमरेज को इफिशिएंटली बाइंड नहीं कर पाता है। इसके इफिशिएंट बाइंडिंग के लिए एक प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसे कैट प्रोटीन कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं ऑपरेटर। ऑपरेटर लैक ऑपरेटर अपने में से लैक रिप्रेशर को बाइंड करता है, जो कि ट्रांसक्रिप्शन को ब्लॉक करने का काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक साइट है जिसे कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटर साइट भी कहा जाता है या सीजीए साइट भी कहा जाता है। ये कैट प्रोटीन को बाइंड करता है। जो मैंने आपको बताया कि कैट प्रोटीन जो कि आरएनए पॉलीमरेज के प्रोमोटर से इफिशिएंटली बाइंड होने के लिए आवश्यक होता है। अगला कंपोनेंट हम देखते हैं स्ट्रक्चरल जीन। लैक ओपेरॉन में स्ट्रक्चरल जीन दूसरे प्रोकैरियोट की तरह ही क्लस्टर्स में या समूहों में पाए जाते हैं। देख सकते हैं हम यहाँ पर लैक Z, इसके बाद लैक Y और लैक A। इस प्रकार के जो जीन समूहों में पाए जाते हैं ये एक प्रकार के पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन करते हैं। पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए वो एमआरएनए होता है जिसमें एक सिंगल प्रोमोटर 2 या 2 से अधिक जीन को डायरेक्ट करता है। जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं लैक Z, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का फॉर्मेशन करता है। बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम का नाम बीटा गैलेक्टोसिडेज इसलिए है क्योंकि लैक्टोस एक प्रकार का बीटा गैलेक्टोसाइड है, जिसके डाइजेशन के लिए ये बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम हेल्प करता है। इसे लैक्टेस भी कहा जाता है। ये लैक्टोस को ग्लूकोज और गैलेक्टोस में चेंज करता है। दूसरा है लैक वाई जीन। लैक वाई जीन ये बीटा गैलेक्टोसिडेज परमिएस नाम का मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन फॉर्म करता है। यहाँ देख सकते हैं हम, ये बैक्टीरियल सेल है। इस सेल में ये इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसमें ये एक मेम्ब्रेन बाउंड प्रोटीन है। ये लैक्टोज के बैक्टीरियल सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगला है लैक ए। लैक ए जीन जो है ये एक प्रकार के एंजाइम जिसे बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांसएसिटाइलेज कहा जाता है का फॉर्मेशन करता है। ये इसका फंक्शन होता है कि ये एसिटाइल को एंजाइम ए से एसिटिल ग्रुप को लेकर बीटा गैलेक्टोसाइड में ट्रांसफर करता है। देखते हैं हम लैक ओपेरॉन का रेगुलेशन। तो जो लैक ओपेरॉन में पाए जाने वाले जीन होते हैं ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। ये हम देख चुके हैं पहले। लेकिन ये तभी एक्सप्रेस होते हैं यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट हो और ग्लूकोज एब्सेंट हो। और लैक ओपेरॉन के टर्निंग ऑन और ऑफ के लिए 2 प्रकार के रेगुलेटर रेस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें पहला आता है लैक रिप्रेशर और दूसरा है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। लैक रिप्रेशर मीडियम में यदि लैक्टोज पाया जा रहा है और वो लैक्टोज बैक्टीरिया ने इनटेक किया है
तो उसे सेंस करता है लैक रिप्रेशर। दूसरा है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो यदि मीडियम में ग्लूकोज है और सेल उसे इंटेक करता है, तब कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन उसके लेवल को सेंस करता है। लैक रिप्रेशर लैक ओपेरॉन को निगेटिवली रेगुलेट करते हैं। इट मीन्स लैक ओपेरॉन में ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल को बहुत ही स्लो या फिर लगभग ब्लॉक सा कर देते हैं। और ये लैक ओपेरॉन मीडियम में लैक्टोज के प्रेजेंस और एब्सेंस मीन्स लैक्टोज के लेवल के अकॉर्डिंग काम करते हैं। यदि मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो इसे डाइजेस्ट करने के लिए लैक ओपेरॉन को एंजाइम बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए बेवजन के एंजाइम सिंथेसिस को रोकने के लिए लैक रिप्रेशर ऑपरेटर साइट से जाकर बाइंड हो जाते हैं और ट्रांसक्रिप्शन को रोक देते हैं। और यदि मीडियम में लैक्टोज आ जाता है, तब ऐसी स्थिति में लैक्टोज चेंज होकर एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक इंड्यूसर होता है। ये लैक रिप्रेशर को इनएक्टिव कर देते हैं, जिससे अब ट्रांसक्रिप्शन शुरू हो जाता है और एंजाइम की सिंथेसिस शुरू हो जाती है, ताकि ये मीडियम में प्रेजेंट जो लैक्टोज है उसको डाइजेस्ट कर सके। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि यदि मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ओपेरॉन किस तरह से ऑपरेट होते हैं। यहाँ देख सकते हैं हम, ये लैक आई जीन या इनहिबिटर जीन है जो कि mRNA का फॉर्मेशन कर रहा है। ये एक मोनोमर रिप्रेशर फॉर्म करता है। ये मोनोमर के 4 यूनिट मिल करके टेट्रामर फॉर्मेशन करते हैं। ये लैक ओपेरॉन का लैक रिप्रेशर है, जो कि अब लैक ओपेरॉन के ऑपरेटर साइट पर जाकर बाइंड हो जाएगा। जब ये ऑपरेटर साइट पर जाकर के टाइटली बाइंड हो जाते हैं तो प्रोमोटर जीन पर लगा हुआ जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये आगे ट्रांसक्रिप्शन नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ ऑपरेटर साइट पर लैक रिप्रेशर ने ब्लॉक कर दिया है। और इस तरह से यदि मीडियम में लैक्टोज एब्सेंट है तो लैक ओपेरॉन ऑफ की कंडीशन में रहेंगे। अभी हमने देखा कि लैक रिप्रेशर के ऑपरेटर जीन से बाइंड होने के कारण ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस नहीं हो रही है और तीनों प्रकार के एंजाइम का की जो सिंथेसिस है वो रुक गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि लैक्टोज के एब्सेंट होने पर बैक्टीरियल सेल के अंदर इन एंजाइम्स की कोई भी मात्रा न रहे या ये एंजाइम जीरो हो जाए, ऐसा नहीं होता है। कारण यह है कि जो लैक रिप्रेशर होते हैं, ये कोई एक लैक रिप्रेशर पूरे समय परमानेंटली ऑपरेटर साइड से बाइंड नहीं होता है, बल्कि लैक रिप्रेशर बनते रहते हैं और ऑपरेटर साइड से बाइंड होते रहते हैं और रिमूव होते रहते हैं। इस तरह से इस बीच आरएनए पॉलीमरेज को कभी कभार मौका मिल जाता है कि वो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस कर सके और इन एंजाइम की सिंथेसिस कर सके। इस समय जो एंजाइम की सिंथेसिस है वो बहुत ही कम हो पाती है, इसलिए बैक्टीरियल सेल में इन एंजाइम्स के जो मॉलिक्यूल हैं ये बहुत ही कम संख्या में दिखाई देते हैं। ये जो एंजाइम की क्वांटिटी को मेंटेन करने की प्रोसेस है, इसे ही बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यदि मीडियम में लैक्टोज आता है तो ऐसी कंडीशन में यदि बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन के कारण परमेज की सिंथेसिस नहीं हो पाएगी तो बिना परमेज के लैक्टोज को मीडियम से बैक्टीरिया इंटेक नहीं कर पाएगा। देखते हैं अब कि क्या होगा जब लैक्टोज को मीडियम में डाला जाएगा। तो लैक्टोज के मीडियम में आते ही जो बैक्टीरिया होते हैं ये परमेज एंजाइम
जो कि बेसल ट्रांसक्रिप्शन में बना हुआ है के द्वारा इन्हें इनटेक करते हैं। लैक्टोज जब अंदर आता है तब बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इनका डिग्रेडेशन करते हैं। डिग्रेडेशन के साथ साथ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम इनका ट्रांस ग्लाइकोसाइलेशन भी करते हैं, जिससे एलोलैक्टोज का फॉर्मेशन होता है। एलोलैक्टोज लैक्टोज का ही आइसोमर होता है। ये अब यहाँ पर इंड्यूसर का काम करेंगे। कैसे? देखिए, ये जो लैक रिप्रेशर पाए जाते हैं इसमें इंड्यूसर के लिए बाइंडिंग साइट्स होती हैं। ये इंड्यूसर इन बाइंडिंग साइट से जाकर के अटैच हो जाते हैं, और चूंकि लैक रिप्रेशर एक प्रकार का एलोस्टेरिक प्रोटीन होता है, इसलिए इंड्यूसर से बाइंडिंग के बाद में इनका कन्फर्मेशन चेंज हो जाता है और अब ये इनएक्टिव हो जाते हैं। अब चूंकि ये इनएक्टिव हो गए हैं, इसलिए अब ये चूंकि कन्फर्मेशन चेंज हुआ है, इसलिए अब ये ऑपरेटर साइट से बाइंड नहीं हो पाएंगे। ऑपरेटर साइट पर जो लैक रिप्रेशर होता है उसके रिमूवल के बाद ऑपरेटर साइट फ्री हो जाता है, जिससे अब जो प्रोमोटर साइट पर बाइंड आरएनए पॉलीमरेज होते हैं ये आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस करने लगते हैं, जिसमें लैग Z, लैग Y, लैग A जीन तीनों एक साथ ही ट्रांसक्रिप्ट होते हैं और एक पॉलीसिस्टोनिक mRNA का फॉर्मेशन होता है, जो कि ट्रांसलेशन की प्रोसेस करते हैं और लैग Z से बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम, लैग Y से परमिएस एंजाइम और लैग A से ट्रांस एसिटाइलेस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है। अभी हमने देखा कि इंड्यूसर के कारण रिप्रेशर रिमूव हो गया और आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस शुरू कर देते हैं, लेकिन इस समय भी जो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल होता है ये बहुत हाई नहीं होता है। ये एक तरह का बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन जैसा ही होता है और यहाँ पर इस ट्रांसक्रिप्शन को हाई लेवल का बनाने के लिए, एक्टिव लेवल का बनाने के लिए कैप प्रोटीन की आवश्यकता होगी। कैप प्रोटीन जब आरएनए पॉलीमरेज को इंड्यूस करेगा तो ट्रांसक्रिप्शन का लेवल इनहेंस होगा, हाई होगा। अब देखते हैं लैक ओपेरॉन में पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन का मतलब होता है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहेंस करना या फिर इंक्रीज करना। तो लैक ओपेरॉन में जो पॉजिटिव रेगुलेटर है ये कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन या CAP कहलाते हैं, जो कि बैक्टीरियल क्रोमोसोम में प्रेजेंट CAP जीन से सिंथेसिस होते हैं। हालांकि जो कैप जीन होते हैं ये लैक ओपेरॉन का हिस्सा नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी ये बैक्टीरियल क्रोमोसोम से सिंथेसिस होकर साइटोप्लाज्म में आते हैं और वहां पर ये लैक ओपेरॉन को इनहेंस करने का काम करते हैं। चूंकि जो लैक प्रोमोटर होते हैं ये एक प्रकार के वीक प्रोमोटर होते हैं और इसलिए आरएनए पॉलीमरेज की जो बाइंडिंग होती है इन प्रोमोटर साइट से वो बहुत स्ट्रांग नहीं होती है और इस अटैचमेंट को अधिक इफिशिएंट बनाने के लिए, अधिक स्ट्रांग बनाने के लिए जो CAP प्रोटीन होते हैं वो हेल्प करते हैं, जिसके कारण जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है ये इनहेंस होती है और अधिक मात्रा में mRNA का फॉर्मेशन होता है। कैप प्रोटीन जो होते हैं ये एसेंशियल प्रोटीन है, क्योंकि ये लैक ओपेरॉन में ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को मिनिमम लेवल से हाई लेवल तक इनहेंस कर सकते हैं। अब ये जो कैप प्रोटीन होते हैं ये ग्लूकोज की लेवल को सेंस करते हैं। मीन्स यदि मीडियम में ग्लूकोज पाया जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग ये एक्टिवेट और डीएक्टिवेट होते हैं। आगे देखेंगे हम इनका मैकेनिज्म कि किस तरीके से ये ग्लूकोज को सेंस करते हैं और ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस को इनहेंस करते हैं।
यदि मीडियम में या बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का लेवल कम है तो जो कैप प्रोटीन होते हैं ये एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि जो कैप प्रोटीन है देखिए नॉर्मली मोनोमर के फॉर्म में पाए जा रहे हैं और इन्हें एक्टिवेट होने के लिए डाइमर बनाना आवश्यक होता है और इसलिए इनके जो डाइमर बनने की जो प्रोसेस है ये साइक्लिक एएमपी के द्वारा होती है। ये डाइमर फॉर्म हो गया है जिसके साथ साथ में साइक्लिक एएमपी भी जुड़ा हुआ है। इसे CAP डाइमर साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। ये अब कैप का एक एक्टिवेटेड फॉर्म है और ये अब क्या करेगा कि जो लैक ओपेरॉन है उसके CGA साइट, जो मैंने आपको बताया था कि ये एक प्रकार का सिस एक्टिंग साइट होता है, प्रोमोटर रीजन से अप स्ट्रीम में -16 लगभग में पाया जाता है। तो ये जो एक्टिवेटेड कैप डाइमर होते हैं ये CGA प्रोटीन से जाकर के बाइंड होते हैं। इनका फंक्शन मैंने आपको बताया कि ये RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर से इफिशिएंटली बाइंड करते हैं, क्योंकि RNA पॉलीमरेज का ये जो पीछे का हिस्सा आप देख सकते हैं, ये जो सिग्मा फैक्टर वाला जो पार्ट होता है ये कैप डाइमर से इंटरैक्ट करता है, जिसके कारण अब RNA पॉलीमरेज प्रॉपर बाइंड हो पाता है प्रोमोटर रीजन से और क्या होगा कि अब आगे ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी। पहले भी हो रही थी लेकिन वहां पर बेसल लेवल ट्रांसक्रिप्शन हो रहा था, परंतु अब चूंकि प्रॉपर अटैचमेंट हो चुका है यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का लेवल काफी बढ़ जाता है, अधिक mRNA बनते हैं और अधिक मात्रा में एंजाइम का फॉर्मेशन हो पाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो एक्टिवेटेड कैटाबोलिक एक्टिवेटर प्रोटीन था कैप प्रोटीन, ये ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को इनहेंस कर रहा है, इसलिए हम इसे कहेंगे यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेटर और इस प्रकार का जो रेगुलेशन प्रोसेस है इसे कहा जाएगा पॉजिटिव रेगुलेशन। यदि मीडियम में बैक्टीरिया के पास फूड ऑप्शन में ग्लूकोज और लैक्टोज दोनों ही प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया कि बैक्टीरिया ग्लूकोज को ही प्रेफर करता है और इस समय लैक्टोज के प्रेजेंट होने के बावजूद भी जो लैक ओपेरॉन है ये इफिशिएंटली स्विच ऑन नहीं हो पाता है। इसका मैकेनिज्म देखेंगे तो साइटोप्लाज्म में कैप प्रोटीन पाए जाते हैं। ये कैप प्रोटीन इनएक्टिवेटेड फॉर्म में होते हैं और इनके एक्टिवेशन के लिए साइक्लिक एएमपी की आवश्यकता होती है। लेकिन यदि मीडियम में ग्लूकोज प्रेजेंट होता है तो हमने देखा कि ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में होने के कारण इनमें साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन हो जाता है। यदि साइक्लिक एएमपी का लेवल डाउन होगा तो जो कैप प्रोटीन है ये डाइमर फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे, एक्टिवेट नहीं हो पाएंगे, जिसके कारण ये CGA साइट से बाइंड भी नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में जो कि कैप डाइमर RNA पॉलीमरेज को प्रोमोटर साइट से इफिशिएंटली बाइंड करता था वो फंक्शन भी यहाँ पर नहीं हो पाएगा, जिसके कारण अब चूंकि लैक्टोज प्रेजेंट है इसलिए इंड्यूसर फॉर्म हुआ है और रिप्रेशर ऑपरेटर साइट से रिमूव हो गया है। तो इस स्थिति में RNA पॉलीमरेज ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस तो करेगा लेकिन इस स्थिति में ट्रांसक्रिप्शन मिनिमम होगा, इसलिए क्योंकि जो RNA पॉलीमरेज है ये प्रोमोटर साइट से एफिशिएंटली बाइंड नहीं हुआ है और बहुत कम मात्रा में एंजाइम बनेंगे। तो इस तरीके से हमने देखा कि ग्लूकोज जो कि सिंपलर फॉर्म है और इसे डाइजेस्ट करने के लिए, इसे ब्रेक डाउन करने के लिए बैक्टीरिया को कम एनर्जी की आवश्यकता होगी, इसलिए बैक्टीरिया लैक्टोज को ब्रेक डाउन ना करके ग्लूकोज
को ब्रेक डाउन करना प्रिफर करता है और इसके लिए ये मैकेनिज्म काम आता है।